गुड इवनिंग एवरीवन। दिसंबर में हमारे डियर का एनिवर्सरी आता है और 12 दिसंबर। और इस साल हमारे डियर को चलते हुए पूरे 11 साल हो जाएंगे। और हर साल हम दिसंबर में पूरा महीना जो हमारे सीनियर मेंटर्स रहते हैं, जो हमारे सीनियर कैंडिडेट्स रहते हैं सॉरी, डेयर में सिर्फ वही होल्ड करते हैं सेशंस। तो इस बार हमने सारे सेशंस जूम पर रखे हैं, तो मिस मत कीजिएगा। सारे सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से अटेंड करेंगे और जितने भी सीनियर मेंटर्स आएंगे सीखेंगे भी उनसे। तो आज स्टार्ट मेरे से ही होगा। तो मेरा टॉपिक है मीनोपॉज। जैसे कि मैं कई बार जब मेरे सेशंस आते हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रैक्टिस करने के सबके तरीके अलग अलग रहते हैं। कुछ लोग थेरापेटिक्स पे प्रैक्टिस करते हैं, कुछ पैथोलॉजी पे करते हैं, तो कुछ जैसे सैगल मेथड करते हैं, कुछ संकरन मेथड कर रहे हैं। सबका एक अलग वे होता है। सीखते हैं, फिर अपना अडॉप्ट करके अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उस मेथड को एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। और ये ही बेहतर भी रहता है। मैं अपना वे, जो मेरा तरीका है, मैं हमेशा वो शेयर करती हूँ। डॉक्टर योगेश अपना, डॉक्टर कोचर जो मेरे गुरु भी हैं वो अपना तरीका, डॉक्टर संजय का अपना है, डॉक्टर नीलम का अपना है, और मनीष जगपाल एक अपना अलग यूनिक वे फॉलो कर रहे हैं। मरीज को देखने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा अप्रोच जो है, वो जो मंजिल तक लेके जाता है, वो सबकी एक ही रहती है कि मरीज को ठीक कैसे करें। हर मरीज संकरण वे से नहीं सही हो सकता, हर मरीज थेरापेटिक्स या हर मरीज सैगल वे से सही नहीं होता है। मरीज भी हमको गाइड कर रहा है। कई बार क्या होता है कि जैसे मेरा वे है, मुझे पता है कि ये वाला पेशेंट डेल्यूजन टच कर रहा है और हम इसको संकरण मेथड से बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। पर अगर मुझे वो संकरण नहीं आता एंड आई नो कि संकरण वे ही इस चीज के लिए बेहतर है, तो मैं ट्राई करूंगी या तो संकरण मेथड को फॉलो करने वाले डॉक्टर से, या फिर उसको समझ के उसको यूज करने का। क्लिनिक में हमको हमेशा एक ओपन रहकर ही प्रैक्टिस करें, बेहतर रहता है। सिंगल वे जो हम अडॉप्ट कर लेते हैं और रिजिड हो जाते हैं अपनी प्रैक्टिस में, वो हमेशा गलत रहा है। तो हमेशा अपनी प्रैक्टिस में ओपन रहना। आपको अपना तरीका अपनाना है, अपने अंदाज में। लेकिन सीखने दूसरे भी होते हैं, समझने दूसरे भी होते हैं। एटलीस्ट पता तो हो कि अगर ये रूट पे अगर ब्लॉक लगा हुआ है, आगे बंद है, तो हमें राइट से जाना है, लेफ्ट से जाना है, हमें जाना किधर है ना। मालूम ही नहीं होगा तो हम करेंगे भी क्या उस पेशेंट में। ठीक है। तो मेरा जो है वे वो है पैथोलॉजी। पैथोलॉजिकल केसेस देखती हूँ, डीप पैथोलॉजीज देखती हूँ, तो क्या है उसको शेयर करूंगी वैसे ही जो मैं करती हूँ। पैथोलॉजीज में मैं कैसे करती हूँ कि हमेशा डिजीज को समझती हूँ कि ये डिजीज है क्या। ठीक है। डिजीज की, उस डिजीज के अगेंस्ट जो रिपोर्ट्स मेरे पास आती हैं, या यो कॉम्प्लिकेशंस वो लेके आते हैं, या हेल्थ इश्यूज वो मेरे साथ लेके आते हैं, एक डायग्नोज वर्ड जो क्रिएट होता है मेरे सामने, उसके हिसाब से मुझे आगे प्रोसीड करना होता है। तो आज वही एक चैप्टर लेके आते हैं, उसके अकॉर्डिंग मीनोपॉज। मीनोपॉज कोई डिजीज नहीं है, नेचुरल फिनोमिना है। जब भी कोई डिजीज पढ़ते हो या कोई ऑर्गन को पढ़ते हो, हमेशा उसका नॉर्मल साइड पढ़ना, उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी। नॉर्मल पता होगा तो हमें एबनॉर्मेलिटी का इजीली ज्ञान हो जाता है। इजीली हम एबनॉर्मेलिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं। कोई भी डिजीज हो, कोई भी ऑर्गन हो, हमें अगर नॉर्मल पता है तो एबनॉर्मेलिटी को इजीली हम पिक कर लेते हैं। तो मीनोपॉज को देखते हैं। मीनोपॉज जो है एक नेचुरल फिनोमिना है वुमेनहुड का। जब एक एज आ जाती है, पीरियड स्टार्ट होते हैं बच्चों में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये प्यूबर्टी एज पे चला गया, ये मिनार्की स्टार्ट हो गया, मिनार्की आ गया, इसका पीरियड स्टार्ट हो गया। जब पीरियड्स बंद होते हैं, हम क्या कहते हैं, इसका मेनोपॉज। अब ब्लीडिंग नहीं होगी। एक नेचुरल फिनोमिना है, एक नेचुरल डिक्लाइन फेज होता है रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स का। अराउंड एज जो है 50s। लेकिन जो हमारे फ्यूचर बच्चियां आ रही हैं, मुझे ऐसे लगता है कि उसमें जो डिक्लाइन ये फेज आएगा वो अर्ली एज में आ जाएगा। 50s नहीं, एटलीस्ट 40 और 45 के बीच। रीजन क्या है, क्योंकि मीनार की जल्द स्टार्ट हो गया। एवरेज जो हमारे
पीरियड्स रहते हैं, 400 पीरियड्स एक लेडी में होते हैं। एवरेज वर्ड बोला है, किसी में 450, किसी में 425, किसी में 450, किसी में 350, ऐसे भी हो सकते हैं। सॉरी। तो एवरेज हम साइकिल्स ले रहे हैं। तो जब मीनोपॉज आना होता है, उसमें डिक्लाइनिंग फेज आता है। तो क्या होता क्या है, ओवेरियन फॉलिकल फंक्शंस जो होता है उसमें डिक्लाइनिंग आती है। एक एस्ट्रोजन लेवल जो प्रोड्यूस हो रहा होता है वो उसमें वो कम हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है एस्ट्रोजन। तभी ये शुरू होता है, पीरियड्स अपसेट होने शुरू होते हैं। हम बोलते हैं कि ये चीजें होने लगे हैं। कई बार कुछ लेडीज को देखा होगा, मेरे पीरियड्स तो सब सेम रहते हैं लेकिन मुझे ये इश्यूज आ गए हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज। तो हम कहते हैं कि नहीं, ये पेरिमिनोपॉज है। तो आज हम वही सब देखते हैं। ठीक है, क्या है ये, एक नेचुरल डिक्लाइन इन रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स। जब एक औरत अपनी एक एज, मतलब अराउंड 50, जो मेरे एज ग्रुप की है, तब ये शुरू होता है। आने वाले समय में बच्चियां जल्दी कर जाएंगी, मीनोपॉजल एज में आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनका मेनार्की एज जल्दी है। ठीक है, अब इसके स्टेजेस देखते हैं, 3 स्टेजेस, जैसे पेरीमीनोपॉज, मीनोपॉज एंड पोस्ट मीनोपॉज। पेरीमीनोपॉज क्या है? एटलीस्ट 8 से 10 साल पहले, जब टोटल ब्लीडिंग बंद होती है, उससे अराउंड 8 इयर्स आप लगा के चलिए, वो है पेरीमीनोपॉज। होता क्या है उसमें कि धीरे धीरे इस्ट्रोजन लेवल ग्रेजुअली डाउन 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 आना शुरू होता है। उसकी जो प्रोडक्शन है, उसकी प्रोड्यूसिंग है, वो धीरे धीरे नीचे जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में इश्यूज आते हैं। इश्यूज क्या आएंगे? इरेगुलर पीरियड्स, यूटेराइन ब्लीडिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, हॉट फ्लैशेस रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लेडीज को क्या रहता है कि मुझे एकदम से पसीना आ गया, गर्मी लग रही है, इवन सर्दियों में भी। ठीक है, इवन एसी के अंदर भी। और ओहो हो, अब तो मुझे पसीना आया और अब ठंड लग रही है। हॉट फ्लैशेस का होना इज वेरी कॉमन इन द पेरीमेनोपॉज एज। फिर मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स में क्या है कि इरिटेट जल्दी हो जाना, डिप्रेशन फील करना, एंग्जाइटी फील करना किसी भी सिचुएशन को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने घर की कोई चीज को लेके, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेके, अपने हेल्थ इश्यूज को लेके, एक बार बात को बहुत ज्यादा बढ़ा के एंग्जाइटी क्रिएट कर लेना, पैनिक हो जाना। ठीक है, ये इश्यूज बहुत कॉमन है। और यहाँ पे जो देखो एस्ट्रोजन होता है ना, हम बात कर रहे हैं, एस्ट्रोजन इन्फ्लुएंस करता है कैल्शियम को भी और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करता है, जो कि यहाँ पे इश्यूज आते हैं जब पेरीमेनोपॉज ले जाती है। थोड़ा थोड़ा उसका बोन डेंसिटी कम होने लगती है, बीपी के इश्यूज आ जाते हैं, चेंजेस आती हैं ब्लड प्रेशर में। ठीक है, ये रहते हैं पेरीमेनोपॉज। अब आएंगे सेकेंड स्टेज, जो मीनोपॉज है। मीनोपॉज क्या है? जहां पे ओवरी बिल्कुल ही रिलीज करना बंद कर देती है एग, और जिसमें एस्ट्रोजन प्रोडक्शन का भी फर्क पड़ता है। ठीक है, बंद हो जाएगी उसकी प्रोडक्शन, और एग जो है वो भी बनना बंद हो जाएगा, और ब्लीडिंग यहाँ पे एकदम से स्टॉप कर दे। अब थर्ड स्टेज क्या है? ब्लीडिंग बंद हो गई, ये सब कुछ बंद हो गया। ठीक है, अब तो हमें नॉर्मल हो जाना चाहिए। नहीं, तब क्या होता है कि कुछ लोगों में इसके रिperकशन दिखने शुरू होते हैं। हर लेडी में नहीं होते, देखिए, कुछ लेडीज में, और हर औरत में अलग अलग दिखेंगे, एक जैसे नहीं दिखते हैं। किसी को ऑस्टियोप्रोसिस आपने देखा होगा, घुटने दर्द होते हैं, थोड़ा सा इम्बैलेंस होके चलती हैं। ठीक है, कईयों का हार्ट का इश्यू आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, डायस्टोलिक डिसफंक्शंस होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे इश्यूज जब बॉडी में आ जाते हैं आफ्टर मीनोपॉज, दैट इज द थर्ड स्टेज जो हमको डील करनी है, जो उसके असर है। स्टेजेस में मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये जो स्टेजेस है इसके रिलेटेड मेडिसिन भी हैं हमारे पास। ठीक है, अगर आप मटीरियल को ध्यान से पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे फर्स्ट स्टेज की रेमेडीज जहाँ पे हॉट फ्लैशेस आते हैं, थर्ड स्टेज की रेमेडीज की जिसमें ऑस्टियोप्रोसिस भी हो और मीनोपॉजल इश्यूज भी हो, मतलब हार्मोनल इशू प्लस आप ऑस्टियोप्रोसिस लेते हो, हार्मोनल प्लस आप सीवीएस ले सकते हो, हार्मोनल प्लस स्किन इश्यूज ले सकते हो। ये हमारे मटीरिया में भी सेम इसी तरह से रेमेडीज मिल सकती है, अगर किसी का नजरिया मेरे से मैच करता है तो। अगर कोई मेडिसिन को संकरन वे से पढ़ रहा है या विजेकर वे से पढ़ रहा है, उसकी आई वो है, उसकी आंख वो है, उसका विजन वो है, उसको वो समझ नहीं आ रहा जो मुझे दिख रहा है, जो मेरे कॉर्नर से दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिम्टम्स अब क्या रहेंगे, हम देखते हैं मीनोपॉजल के। ब्लीडिंग इरेगुलर रहती है,
डिस्टर्ब रहती है। ठीक है। हॉट फ्लशेस मतलब एकदम से गर्मी आ जाना, और एकदम से आपको पसीने के बाद ठंड लग जाना। ठीक है। नाइट स्वेट्स, रात को भी ये रहता है इशू आपका। वजाइनल ड्राइनेस, बहुत कम, बहुत ही कॉमन हो गई है लेडीज में वजाइनल ड्राइनेस। वजाइनल ड्राइनेस की वजह से और क्या आता है, डिस्कम्फर्ट सेक्स इशू आता है ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, पेन भी महसूस होता है कई बार। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिनेशन, बार बार लगता है कि मुझे यूरिन पास होगा, यूरिन पास होगा। स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, इंसोम्निया भी हो सकता है, डिफिकल्टी भी आ सकती है स्लीप में, कम भी हो सकती है। ठीक है जी। मूड स्विंग, जिसमें हम इरिटेबिलिटी ले सकते हैं, डिप्रेशन ले सकते हैं, एंगर इश्यूज ले सकते हैं, पैनिक अटैक्स और एंजाइटी ले सकते हैं। हर औरत का अपना एक अलग बताने का अंदाज होगा। दवाइयां भी आपको वैसे ही पिक करनी है, प्लस उसमें ये देखना है इसमें कोई हार्मोनल इशू है कि नहीं। मेडिसिन पेशेंट को लगेगी लगेगी, अगर आपने सिर्फ उसके मूड स्विंग्स चेक करे हैं और उसमें हॉर्मोन्स का कोई लेना देना नहीं है, तो वो अधूरी रेमेडी है। पेशेंट रिलैक्स होके वापस आएगा। ठीक है। ऐसे मरीजों में मैं और भी बताती हूँ, अगर हमारी मेडिसिन उसके सारे स्पीयर्स पे वर्क नहीं करती है तो अधूरा ठीक करेगी। अगर उसके सारे स्पीयर्स को पिक करके ही हमने रेमेडी देखी है तो वो धीरे धीरे एक 360 डिग्री पे काम करना शुरू करेगी, सारे ऑर्गन्स को पिक कर लेगी। ठीक है। और देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या आएंगे। स्किन ड्राई हो जाएगी, स्किन इलास्टिसिटी वीक हो जाती है, ड्राई आईज हो जाती है। ठीक है। ड्राई माउथ रहता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस बहुत रहती है इन दिनों। ज्वाइंट और मसल्स पेन, ज्वाइंट पेन आपको बोला कि बोन डेंसिटी वीक हो जाती है, तब रहता है। लिबिडो, सेक्स ड्राइव कम हो जाना, और मेमोरी इश्यूज रहने लगते हैं जब हमारे मूड स्विंग्स सिवियर हो जाए तब। ओबेसिटी आती है क्योंकि मसल वीक हो जाता है, मसल वीक हो जाता है तो कई बार फ्लैबी हो जाता है, लटकना शुरू होता है, तो लगता है हम कि हम ओबीज हो गए हैं। लगता भी नहीं है, दिखता भी है कि हम ओबीज हो गए हैं, क्योंकि मसल रिजिड नहीं होता, एक क्या कह सकते हैं उसमें प्रोटीन हम लूज कर जाते हैं। तो हेयर लॉस रहने लग जाता है, या फिर कह सकते हैं कि थिनिंग ऑफ हेयर, ये भी बहुत कॉमन है इसमें। अभी देखते हैं मेनोपॉज के रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। ऑस्टियोप्रोसिस, बोन डेंसिटी जो है वो कम होएगी, मोर फ्रेजाइल हो सकती है, और फ्रैक्चर के बहुत नजदीक है। जरा सा गिरे फ्रैक्चर हो गया आपको, जरा सा प्रेशर आ गया तो हड्डी टूट गई, ये चीजें साथ में रहेंगी। एस्ट्रोजन जो होता है वो बोन मॉस को रिजिड करने के लिए, फ्रेजाइल करने में काम आता है, वहां पे कैल्शियम को जोड़ के रखता है। ठीक है। अब देखते हैं कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में और क्या क्या हो सकता है। उसमें क्या आएगा, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एस्ट्रोजन, हाई बीपी, सीवीएस के इशू आते हैं। हाई बीपी की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग और अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है, और फिजिकल एक्टिविटी जब मीनोपॉज एज में कम हो जाए, क्योंकि थकावट इन दिनों ज्यादा रहती है, एज भी बढ़ रही है। इंडियन लेडीज में क्या रहता है हमारा प्रॉब्लम, कि हम लोग हमारा काम बहुत ज्यादा होता है। इस एज ग्रुप में जब मीनोपॉज आता है हमारा, घर की जिम्मेदारियां भी, और हम वर्कलोड घर का बहुत ज्यादा लेते हैं, जिससे हम टायर्ड और वीक रहते हैं। उससे क्या होता है कि जब ये स्थिति आती है तो क्या हो जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम होने लगती है, हम थकावट से। और वो क्या करेगी, जब हम फिजिकल एक्टिविटी को कम कर देते हैं, टायर्ड होके हम अपना एक्सरसाइज और वॉकिंग कम करते हैं, तो क्या हो जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लग जाता है, हमारा लिपिड डिस्टर्ब होता है, और लीवर के भी कोई इश्यूज साथ में रहेंगे वहां पे। ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर के इश्यूज मेनोपॉजल एज में बढ़ते हैं। ध्यान से सुनो, ब्रेस्ट कैंसर के इश्यूज बढ़ते हैं, बट मीनोपॉज उसको कॉज नहीं करता है, पर हार्मोनल चेंजेस वहां पे इन्वॉल्व रहते हैं। रिस्क उसमें हार्मोनल चेंजेस, क्या हार्मोनल चेंज होंगे तो ब्रेस्ट ये हो सकता है, मीनोपॉज उसको हेल्प नहीं करता है। ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं इसमें नॉर्मली हम जो देखते हैं कि एस्ट्रोजन जो है, इसकी बात हो रही है कि यहाँ पे एस्ट्रोजन वीक हो रहा है, तो एस्ट्रोजन में एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स रहता है, E1, E2 एंड E3। E1 क्या है, स्ट्रॉइडल, जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स में काम आता है। E2 क्या है, ये आफ्टर मीनोपॉज। और स्ट्रॉयल क्या है, नंबर 3 वाला, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और यहाँ पे दो हॉर्मोन्स कौन से हैं, स्ट्रॉइडल और ईस्ट्रोन। E1 और E2, ये दो हॉर्मोन्स यहाँ पे वर्क करते हैं।
और देखते हैं कि जब ये कम होता है हमारा, लेवल डाउन जाता है, तो तब क्या होता है? फैटीग, डिप्रेशन, ब्रेस्ट टेंडरनेस, मूड स्विंग्स, यूटीआई, ट्रबल कॉन्सेंट्रेटिंग, मेमोरी इश्यूज, हेडेक, हॉट फ्लैशेस, इरेगुलर ब्लीडिंग, पेनफुल सेक्स, वजाइनल लुब्रिकेशन आपकी कम हो जाएगी, लो सेक्स ड्राइव, एट्रोफी ऑफ वजाइना, ड्राई वजाइना की वजह से होती है यहाँ पे। ठीक है, ये है जब एस्ट्रोजन लेवल डाउन जाएगा तो ये तकलीफें रहती है। और जो हम मीनोपॉज में भी देखते हैं, इस जरूरी नहीं है कि एस्ट्रोजन सिर्फ मीनोपॉज में डाउन जा रहा है, किसी मेडिसिन की वजह से पहले भी जा सकता है। जब भी एस्ट्रोजन डाउन जाएगा तो ये तकलीफें आएंगी। अदरवाइज नेचुरल फिनोमिना में भी एस्ट्रोजन डाउन जा रहा है तो यही तकलीफें आ रही उसमें। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि इसके लाइफस्टाइल टिप्स इसमें कैसे हम ऐड कर सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए नॉर्मल में। हमने अब देख लिया ना इसका फिजियोलॉजी, अब देखते हैं इसके नॉर्मल में क्या क्या करना चाहिए। अपने रेगुलर एक्सरसाइजेस, वॉक। ठीक है, एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो कहते हैं कि हमें तो ट्रेडमिल ही चलानी है। क्यों चलानी है भैया, अगर आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं करती है? कुछ लोग स्किपिंग करते हैं, आप कीजिए ना। लेकिन अगर आपको ऑस्टियोप्रोसिस है या उसके चांसेस है, बोन डेंसिटी वीक है, आप बोन डेंसिटी चेक कीजिए। अगर बोन डेंसिटी वीक है तो ऑस्टियोप्रोसिस बढ़ेगा। ठीक है, तो हमेशा एक्सरसाइजेस और वॉक जो भी आप सिलेक्ट करते हैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर की सलाह से करनी है, ऐसे ही मत कीजिएगा। ठीक है, फिर हेल्दी डाइट। अब हेल्दी डाइट में भी देखिए, हम बोलते हैं कि आप ग्रीन वेजीज लीजिए, आप प्रोटीन्स लीजिए, आपका मसल मास सही रहे, है ना, हम बोलते हैं हम पेशेंट्स को। लेकिन अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, फिर हम उसको प्रोटीन्स का वैल्यू कम करवाते हैं, प्रोटीन्स हम उसको कम देने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही हर पेशेंट का देखने का, जैसे किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल पहले ही बढ़ा हुआ है, तो हमें वो डाइट देनी है कि जिसका उसका लिपिड भी कंट्रोल में रहे। अगर उसके मेटाबॉलिज्म में इशू है, ठीक है, तो हमको वो ही डाइट हमें पिक करनी है पेशेंट को बताने के लिए कि इसका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाए। हमें नहीं देना है, घी नहीं दे सकते। अदरवाइज घी में मैं हमेशा कोशिश करती हूँ सरसों का तेल, देसी घी, और नारियल का तेल। मेरे लिए ये चीजें ज्यादा अच्छी है, मैं कम वैल्यू देती हूँ हमेशा। जब भी कोई ऐसा मरीज आए कि मैं उनको बोलूँ कि मैं आप किसी भी तेल में पका लीजिए, कोशिश मेरी रहती है कि तला हुआ फ्राइड चीजें आप कम कर दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उस चीज से, तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, स्पाइसेस देखिए, स्पाइसेस अब जब जब भी हम लेते हैं तो स्पाइसी से कुछ लोगों को इश्यू आता है इस एज ग्रुप में, तो स्पाइसेस कम कर दीजिए। स्मोकिंग है, अल्कोहल इंटेक है, ये दोनों खराब करते हैं। आप उसको बंद नहीं कर सकते, आप उसका इंटेक कम कर दीजिए। ठीक है, अगर मूड स्विंग्स का इशू है, एंजाइटी है, या आपको कोई फियर रहता है, इरिटेबिलिटी रहती है, तो अपने डॉक्टर से बात कीजिए, खुल के बात कीजिए। खुल के बात करने से, जब हम अपने मरीज से खुल के बात करते हैं, हम उनको कंफर्ट लेवल देते हैं, हम उनको ट्रस्ट देते हैं, तो वो जब हमसे बात करता है तो वो धीरे धीरे बिहेवियर काउंसलिंग से रिकवर भी होना शुरू कर जाता है। तो कुछ चीजें हमारी है ऐसी, हमने देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि जब भी हम काउंसलिंग करते हैं पेशेंट्स की, वो बहुत रिकवर होता है। ठीक है, इसके बाद स्लीपिंग हैबिट्स रिकवर करनी है। 8 से 10 घंटे तो बंदा सो ही, एटलीस्ट 8 आवर्स तो स्लीप चाहिए उसकी। जब भी इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन किसी पेशेंट को रहता है तो उसको कीगल एक्सरसाइजेस जरूर करवाइएगा, बहुत जरूरी है, ताकि इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन थोड़ा कंट्रोल में रहे, फिजिकली एक्टिव रहेंगी वो। और हाँ, कुछ लोग आजकल बहुत आने लग गया, जैसे वी वॉश आ गया, वजाइनल वॉश बहुत आने लग गया। लेकिन कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला जो है सोप, या कोई भी ऐसे स्ट्रॉन्ग स्मेली जो वॉश आता है, वजाइनल वॉश आता है, ऐसा मत यूज कीजिए, उसमें केमिकल्स ज्यादा होंगे। कोशिश कीजिए आप प्लेन वाटर से वॉश करके छुट्टी करें। ठीक है, हम्म, हाँ, एक और है कीपिंग एन एक्टिव सेक्स लाइफ, वो भी आपके हॉर्मोन्स को रिकवर करती है। मीनोपॉज तो आना ही आना है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, एस्ट्रोजन ने डाउन जाना ही जाना है, लेकिन जाते जाते वो नुकसान ना करे, ये हमारा मोटिव रहता है। उसको कैसे कंट्रोल करना है कि वो हैप्पीली आ जाए, हैप्पी हॉर्मोन्स रहे,
आप एक्सरसाइजेस, डाइट पर ध्यान दीजिए, अपने फैमिली इश्यूज पे ध्यान दीजिए। और आपका पार्टनर, आपकी फैमिली अगर हमारे मरीज को सपोर्ट करती है तो हमारे मरीज जल्दी रिकवर होने लगते हैं, जल्दी ठीक होने लगते हैं। ठीक है। तो ये सब था। इसमें कुछ मेडिसिन हैं, जैसे हम हार्मोनल है हमारी, कलकेरिया काब हो गया, लैक्सिस हो गया, पल्सिटिला हो गया, नेट्रोम्यूर हो गया, है ना, ग्रेफाइट्स हो गया। ये हमारी हार्मोनल मेडिसिन है। और भी बहुत सारी, रेमसीपिया है ना, सिमसीफुगा है। ये सारी हमारी हार्मोनल रेमेडीज है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स कि क्या कंकॉमिटेंट आ रहा है, और कौन से ऑर्गन को मीनोपॉज डिस्टर्ब करने जा रहा है, वो चीज पकड़िए। साथ में हॉर्मोन्स, कि हाँ इस रेमेडी में हार्मोनल इशू भी है। अगर किसी जीआईटी का इशू आता है, अगर हम जीआईटी की रेमेडीज हम पकड़ते हैं, कोई भी एबीसी, और उसमें हॉर्मोन्स नहीं कुछ है उसका लेना देना, तो वो आधी अधूरी है, केस रिलैप्स हो जाते हैं। तो रिलैप्सिस ना हो, आपका मरीज ज्यादा लंबे समय तक सही रहे, तो बेहतर यह है कि हम वेल सिलेक्टेड रेमेडीज दें। अपना प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन और अपनी फिजियोलॉजी को अगर हम टिप्स पे रखते हैं, तो हमें ज्यादा अच्छे से कामयाबी मिलती है हमारे मरीजों में। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल है? हेलो? कोई नहीं है क्वेश्चन। डॉक्टर अनुराग। हाँ जी, ऑडियंस, नो समझ नहीं आया? मैम। मैम एक आ गया क्वेश्चन। समझ में। किसी का नो कोई नो। क्वेश्चन? डॉक्टर दीपांजलि प्लीज बोलिए, सामने आइएगा। Hello, good evening. गुड इवनिंग। Dr. Pramila, I want to know about the protein. You were telling something about proteins, that how much protein should be given or whether it should be given or not. So please repeat मैंने that. बताया ना कि अगर किसी को प्रोटीन से इशू है, क्योंकि इस एज में कईयों को ज्वाइंट पेन्स रहता है। और देखो, जब ज्वाइंट पेन्स भी है, जरूरी नहीं है कि वो ऑस्टियोप्रोसिस है। ठीक है, Hmm. मीनोपॉज कॉज कर सकता है ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोप्रोसिस ज्वाइंट पेन रहता है, पर इट डजंट मीन कि उस समय का जो ज्वाइंट पेन है वो किसी और वजह से नहीं हो सकता। Hmm. है So ना, ये भी तो है ना। otherwise अगर वो तो ज्वाइंट अगर हाँ ज्वाइंट में भी पेन यूरिक एसिड की वजह से है, हाँ फिर तो तो हम देना ही नहीं प्रोटीन है। इंटेक नहीं बढ़ा सकते। हाँ बिल्कुल। और अगर ठीक है, नहीं यूरिक बढ़ा एसिड सकते। अगर यूरिक एसिड इंक्रीज नहीं है ना, तो फिर दे सकते हैं ना। और हाँ, यूजुअली ऑब्वियसली। वैसे हाँ, अब क्योंकि मेनोपॉज में मसल मास हमने इंक्रीज करना, और जो फैट है, जो विसरल फैट है उसको रिड्यूस करनी है हमने, बिल्कुल। तो प्रोटीन्स देंगे। और स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज अगर पेशेंट्स को करवाएंगे, तब क्या होगा, तो होता है फिर मसल मास इंक्रीज हो जाएगा। तो जो मेनोपॉजल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हॉट फ्लैशेस हो गए, जो इरेगुलरिटी ऑफ स्लीप हो गई, है ना, और ये सारे इश्यूज, बॉडी पेन्स हो गई, बॉडी एक्स हो गई, मे बी, क्या पता, यस, क्या पता नहीं, मोस्टली वो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी होती हैं। तो इसमें मैं ये पूछ रही थी कि वैसे तो कोई प्रोटीन का इशू नहीं है, क्योंकि वहां पे जब आप कह रहे थे ना, तो मेरा कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा था, तो मुझे सुनाई नहीं दिया। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू कंफर्म फ्रॉम यू कि उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यूरिक एसिड है तो दैट इज अनदर थिंग, है ना। हाँ, अगर कोई इशू नहीं है उनको, तो आप दे सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स है। हाँ। देखिए, जितने सिम्टम्स मैंने बताए हैं वो हर मरीज को नहीं रहते। हम्म। कुछ लोगों का देखा है मीनोपॉज इतना अच्छे से सॉफ्टली आता है और निकल जाता है, पता भी नहीं लगता। पता ही क्यों? नहीं क्योंकि चलता। यस। हेल्दी यस। हॉर्मोन्स हैं, वो यस। रेगुलर है अपनी एक्सरसाइजेस में, हाँ। अपनी तो डाइट अच्छी ले रही है ना, उनका कोई इशू ही नहीं है। उनको समझ है कि मैंने इतना ये लेना है तो लेना है। फाइबर, हाई फाइबर डाइट अगर लेते हैं, जैसे कई लोग, कई पेशेंट्स को ये जो ग्लूटेन है, ये व्हीट वगैरह, वो बहुत सारे पेशेंट्स को हॉट फ्लैशेस करते हैं, दूध करता है, मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स करते हैं। देखिए, तो दूध दूध जितना आ रहा है, क्या आ रहा है दूध में? एस्ट्रोजन आ रहा है, एक्स्ट्रा हाँ, एस्ट्रोजन ना, फैट आ रहा इंजेक्शन है। लगा के दिया जा रहा है। तो वो
क्या करेगा, वो नुकसान करेगा ना। तो उस तरह की डाइट मत दीजिए अगर किसी पेशेंट को ऐसा है। और वैसे भी अगर वैसे वैसे भी जितने वैसे भी भी प्रोटीन के इश्यूज आते हैं हम उनसे, जितना भी मिल्क डाइट है हम वैसे रिड्यूस करवा रहे होते हैं। बिल्कुल। और वैसे भी मैंने देखा है, हाँ, जैसे आप कह रहे हो कि अगर डेयरी प्रोडक्ट्स, अगर बहुत सारे पेशेंट्स में अगर हम मना कर देते हैं, खास करके मिल्क, क्योंकि उसमें तो लैक्टिक बेसिलाई होते हैं। जो योगर्ट है तो चलो दही है तो उसमें वो फिर भी ठीक है। लेकिन अगर मिल्क बंद करवाते हैं तो जो वेट लॉस है बड़ी जल्दी हो जाता है पेशेंट्स में, मतलब अच्छा रहता है। तो वो तो है ही है कि आजकल अकॉर्डिंग टू पेशेंट ही आपको देखना पड़ेगा कि ये डाइट है। अदरवाइज हम बोलते हैं कि आपको ये लेना चाहिए, आपको ग्रीन वेज लेनी चाहिए, आपको प्रोटीन लेनी चाहिए, वो ब्रॉड हमारे टर्म्स हैं। मैं ऑडियंस को भी बोलूंगी जो पेशेंट्स हमें देख रहे हैं लाइव, देखिए वो हमारी ब्रॉड टर्म्स है। आप जब हम्म अपने डॉक्टर के साथ बैठते हैं बहुत सारी चीजें डॉक्टर आपका आप में से निकाल रहा होता है कि भाई आपको ये है, आपको ये नहीं करना है। बॉस हमें लगता है कि ये मीनोपॉजल है, आपके ज्वाइंट पेन हो गया, मरीज को लगता है ये मीनोपॉज का इशू है, मीनोपॉज में ये इशू हो जाता है। हम्म जब अपने डॉक्टर के साथ बैठते हैं तो पता लगता है कि नहीं है, ये मीनोपॉज की वजह से हम्म नहीं है, इसकी वजह हम्म अर्थराइटिस भी हो सकता है, इसकी वजह गाउट भी हो सकता है, या इसकी वजह कोई और चीज टेंडेंस में आपके इशू आ सकता है, कोई और भी रीजन हो सकता है। तो हाँ। डायग्नोज जो हम बोलते हैं, हम ब्रॉड वर्ड्स में जब बात करते हैं, ब्रॉड पैटर्न में बात करते हैं, उसको आप एज इट मत लीजिए। हमेशा मैं बोलती हूँ अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाए या हमसे कॉल करें, हमसे बात करें, लेकिन सही से बैठ के आप एक बार बात करें अपने डॉक्टर से। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो भी यही है कि अगर आप डाइट नहीं सही रखते हो, एकदम से वो हाई कैलोरी डाइट ले सकते हो। वो डिफरेंट चैप्टर है अपन आज मीनोपॉज पे। नहीं, मेनोपॉज में ही इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस रहते हैं। वो अलग है। आप हाँ अगर इंसुलिन को इसमें ऐड करोगे वो एक अलग नया चैप्टर बहुत बड़ा खुल जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक हाँ है, मैम, ओके। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मैम मेरे को E1 E2 वाला जो आप समझा रहे थे, एक बारी प्लीज वापस समझा दीजिए प्लीज। देखिए जो एस्ट्रोजन है ना सरन, हाँ वो जी ग्रुप मैम। ऑफ हॉर्मोन्स होता है बेटू। ओके। ठीक है, ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स कौन कौन से रहते हैं? E1 E2 एंड E3। अच्छा। E1 कौन सा है? स्ट्रॉयडल, जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स में काम आता है। ओके। E2 होता है इस्ट्रोन, जो आफ्टर मीनोपॉज वर्किंग में हम्म रहता है, इस्ट्रोजन के ही पार्ट है, उसी के हिस्से हैं ये। हम्म E3 हम्म, जो हम्म। होता है स्ट्रॉयल, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काम आता है। अच्छा ठीक है। हमारा E1 और E2 से लेना देना है, E3 से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो प्रेगनेंसी में ही है। ठीक है। और वैसे आपने अभी जो कॉन्सेप्ट बताया कि आप डाइट में जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स बंद करवा देते हैं, मेरे लिए न्यू था लर्निंग। थैंक यू। मिल्क प्रोडक्ट्स हम बंद करवाते हैं क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट्स हमें उस समय ट्रिगर कर रहे होते हैं, ओके। है ना। जैसे है ना सरन, हर किसी की, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। है ना। आपने देखना है जॉइंट पेन्स डजेंट मीन कि ये मीनोपॉजल एज में है, ये मीनोपॉज ही इसकी रीजन है। आप हम्म। फाइंडिंग कीजिए ना, टेस्ट करवाइए। हमें पता है आप टेस्ट भी नहीं करवाएंगी, हमारे डायग्नोसिस विदाउट टेस्ट भी स्ट्रांग होने चाहिए। हाँ जी। देखिए अगर अर्थराइटिस हमें पता है कि वो मॉर्निंग एग्रावेशन ज्यादा होती है, जब जॉइंट्स हम्म। चलने लगे तो ओके, हाँ उसने जी। वार्म्थ पकड़ लिया। गाउट्स का क्या है? हम्म, छोटे में है, जहां पे ठंडक रहेगी, खास करके हमारे टोज से स्टार्ट होता है, सबसे हाँ ज्यादा जी। ठंडा हमारा टो होता है ना, तो इसीलिए हम्म। स्टार्टेड फ्रॉम द टोज। हाँ जी। छोटे वालों ठीक में है। है, क्रिस्टल्स है वहां पे, ठीक है। हाँ है जी। ना। वो हमारा यूरिक एसिड वाला इशू है। और वहां पे क्या होगा जब गाउट आता है? तो कई बार, हर बार नहीं, कई बार यूरिन में भी स्मेल आती है, क्योंकि वहां से हम्म। प्रोड्यूस हो रहा है यूरिक एसिड, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। स्मेल हो जाता है यूरिन, ठीक है। है ना। टेंडन में होगा तो कुछ ऐसा इशू नहीं है, कोई आपकी हड्डी वड्डी टेढ़ी नहीं हो रही है, कुछ क्रिस्टल्स नहीं आपको फील कर रहे हैं, लेकिन एक मोशन पे आपको पेन है बस, ठीक है। है ना। ऑस्टियोप्रोसिस अगर आएगा तो पता है कि जैसे ही हम पालथी मारते हैं हम्म। हमारे इश्यूज आते पेन। हैं। बिल्कुल हाँ जी। हम मना यस। करते हैं ना कि आपकी मैनेजमेंट ये है ऑस्टियोप्रोसिस में, आपने सीढ़ी ध्यान से चढ़ना है, देखिए आप पालथी मत मारिए। हाँ 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 हाँ। घुटनों में ज्यादा है, हाँ जी, नीज पेन ज्यादा होती है, ठीक है। नीज में ज्यादा रहता है ऑस्टियोप्रोसिस सबसे ज्यादा ना। ठीक यस। है ना। डायग्नोसिस हमारे बिना टेस्ट करवाए भी हमको मालूम होते हैं, लेकिन आजकल एक
ट्रेंड भी हो गया, मरीज भी नहीं समझता है जब तक ना करवाओ। हम्म। तो हाँ करवाइए जी। ना, कंफर्म हो बिल्कुल। जाइए, हो जाओ। हाँ जी ठीक है। तो डाइट उसके अकॉर्डिंग ही देना। हाँ जी। यूरिक ठीक है, एसिड है तो वो सारे राजमा राइस वो सब ऑब्वियसली बंद आपको करवाते हैं। हाँ जी। मतलब ही नहीं है, हम मेनोपॉज में कहते हैं आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, किसी का हाँ यूरिक जी। एसिड ज्यादा होगा तो कैसे करवाओगे भाई? कैसे करवाएंगे? हाँ जी। बिल्कुल। है ना, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। वो इशू आएगा। ठीक है। बिल्कुल। और देखो विटामिन डी जो है, अगर वो कम होगा तो आपको जॉइंट पेन्स भी रहेंगे, आप टायर्ड भी रहोगे, वीक भी रहोगे। ये हम्म। मीनोपॉज का इशू नहीं है, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। एक बार विटामिन डी उसका पूरा कीजिए, बिल्कुल अगर पूरा कोमॉर्बिडिटीज करने भी पे होती है। सही हाँ हो जी। गया, मरीज लंबे समय तक सही रहता है, आपको नहीं छेड़ना है मीनोपॉज उसका। ठीक है। लेकिन जब आप लेते हो पेशेंट की हिस्ट्री, हमें मालूम होना चाहिए कि ये कहाँ से आ रहा है। हाँ जी। हमने सिर्फ एक पॉइंट पकड़ा है, मीनोपॉज। लेकिन जब हाँ हाँ। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आप चीजें देखोगे, आपको चारों तरफ से दिखेंगी, यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये। अब बिल्कुल। कैल्शियम, बोन डेंसिटी वीक है, हाँ जी। सॉरी, कैल्शियम उसका नीचे गया, मतलब हम्म। उसका नहीं हो रहा है, अंदर नहीं पकड़ रहा है उसको, बिल्कुल। रुक रहा है। विटामिन डी भी वीक होगा, हाँ जी एब्जॉर्प्शन विटामिन डी की। कैल्शियम की होगी जब विटामिन डी हम्म। कंप्लीट होगा। बिल्कुल। ठीक है। राइट। हाँ जी। थैंक यू, कुछ बहुत और अच्छा सवाल? कॉन्सेप्ट आपने लिया। ये आइडिया आज संजय ने दिया। संजय बोल रहे थे अच्छा। कि कौन सा टॉपिक कर रही हूँ, मैं कहा मुझे अभी तक पता नहीं है, कोई बताओ, आइडिया दो। कहते मीनोपॉज कर लियो फिर। नहीं अच्छा है। नहीं तो कोई आइडिया नहीं था, मुझे था रैंडम करेंगे, कुछ भी जो मांगेंगे वो देखते हैं। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके बेटा, कोई और सवाल किसी का? एक डॉक्टर प्रॉमिला, मेरे को एक वो आइडिया आ रहा था, मतलब जो थॉट्स आ रही थी कि आई वांट टू डिस्कस विद दैट, कि पेरीमीनोपॉजल, प्रीमीनोपॉजल और मीनोपॉजल, इसके तीनों में जो सिम्टम्स हैं वो पेरी में शुरू होते हैं, ठीक है, फिर प्री में आते हैं और फिर प्रॉपर वाला मीनोपॉजल में आता है। तो पेरी उसके प्री लिए सेम क्या ही है, कहते पेरी और प्री बोथ आर द सेम, वर्ड्स डिफरेंट है। पेरी मीनोपॉजल को हम प्री मीनोपॉजल बोल देते हैं, फिर उसके बाद मीनोपॉजल, देन पोस्ट मीनोपॉजल। पैरी का आजकल कॉन्सेप्ट नया भी, मतलब आजकल कई ऑथर्स ये मानते हैं कि पैरी जो है वो इट स्टार्ट्स अराउंड 38, 38 to 40, 45 अराउंड। तो 45 से लेके और 50 अराउंड जो है वो 45 से 50 तक फ्री, और फिर 50 से जो, बट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट टू पेशेंट, इट वेरीज ना, जैसे जैसे उसकी फैमिली हिस्ट्री में जैसे होता है उसके हिसाब देखो से। मैंने पहले ही बोला है कि जो आपका मीनार की है उसके हिसाब से देखिए, हाँ 400 फिर। साइकिल्स जी। एवरेज, है हाँ ना। बिल्कुल। अगर आपका मीनार की ही 9 साल की, 8 साल की एज में शुरू हो गया, हाउ कैन यू से कि आपका मीनोपॉज 60 साल की, 55 साल की एज में होगा? हमारी मम्मियों को 55 60 में तक चलता था, हमें हमें जल्दी, होगा क्या? जल्दी आएगा। ऑब्वियसली अपनी अनटिल मम्मी से तो जल्दी आएगा ना, और मेरी बेटी को मेरे से जल्दी होगा। अनटिल एंड अनलेस उसका, यस वो भी है कि अगर जिसको हम समझ रहे होते हैं कि हाँ, कई पेशेंट्स, हम भी क्या पेशेंट्स से समझ रहे होते हैं कि हाँ, जी ये मीनोपॉजल सिम्टम है और उसकी जो है मेनोरेजिया हो रहा है, में भी ड्यू टू फाइब्रॉइड भी हो सकता है, कि हाँ जिसको आमतौर पे पेशेंट्स आते हैं ना, तो वो कहते हैं जी हमने सोचा कि अब ये खत्म होने वाले हैं तो इसलिए ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, तो वो भी देखो एक मैंने अलग। आपको पतली प्रांजलि पहले ही बोला है, हमारा टॉपिक मीनोपॉज है, लेकिन आप जब डिफरेंशियल सिम्टम्स देखेंगे उस पे, तो डायग्नोसिस बहुत सारे निकलेंगे, बहुत सारे आते हैं, यस, बहुत सारे प्रोटीन। निकलेंगे। ये ठीक है ना, यस। एंडोमेट्रियल इसका हाइपरप्लेजिया में मतलब भी नहीं है देखा कि जाता है, हम एक चीज एक्सेसिव को पकड़ ब्लीडिंग। लेंगे, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, इसमें उसमें का कोई लेना हम्म। देना नहीं है। ब्लीडिंग जो है वो मे बी बिकॉज ऑफ कैंसर, मे बी यस। बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड, मे बी हाइपोप्लेजिया में, बिकॉज हाँ ऑफ जी। एनी यस। सिस्ट, वो कुछ भी रीजन हो सकता है। हाँ, हाइपोथायराइडिज्म, यस तो वो यस। आपके अपने डायग्नोसिस है, आपने मरीज देखना है, आपको आपको पता होना चाहिए कि उसके सिम्टम कैसे आते हैं, ये मेनोपॉजल सिम्टम है कि नहीं, ये तो डॉक्टर की ड्यूटी है देखना, बिल्कुल बिल्कुल। को नहीं पता होता। मरीज तो गूगल करके आएगा ना, अधूरी नॉलेज लेके हमारे पास। और बिल्कुल। वैसे भी इसको कंफर्म करना है, आप अपना हार्मोनल वो करवाइए टेस्ट सारे। कर से, हाँ हार्मोनल से करवा। हम्म। कोई और सवाल? मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड मैम इवनिंग। मेरे को मैम मुझे पूछना था
कि अगर आपका जैसे नाम पेशेंट को नाम बेटा, पैनिक, आपका नाम? आई एम डॉक्टर सोनिका तलवार फ्रॉम औरंगाबाद मैम। हाँ ओके बेटा। मैम, अगर पेशेंट को पैनिक अटैक्स भी आ रहे हैं साथ में, अगर उसको मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं, तो हम मतलब साथ में फर्स्ट मेंटल्स को जैसे साथ में एकोनाइट या पैनिक को कंट्रोल करने के लिए वो भी दें, साथ में हम सिपिया वगैरह दे, चलेगा ना मैम? नहीं, आप क्यों सोचते हो कि उसको एकोनाइट सीपी, अगर सिम्टम्स हैं तो आप दे दो। ठीक है मैम। अगर आपके पास सिम्टम्स हैं, देखिए, आपने देखा होगा जो ओसीडी वुमेन है, आप अब नंबर ऑफ ओसीडी पेशेंट्स देखिए, उसका हर हर बीमारी में ना आप पेशेंट्स का डाटा एक वो रखिए। अगर डायबिटीज के पेशेंट्स देखते हैं, आप देखिए कि 50 पेशेंट्स मैंने देखे हैं, क्या अप्स एंड डाउन है। मीनोपॉज यस मैम। पेशेंट मैंने देखे हैं 50, तो उसमें डाटा क्या क्रिएट हुआ आपके पास? तो मैम इसमें पहले मेंटल सिम्टम को वेटेज देनी है कि फिजिकल सिम्टम्स मैम? हाँ, मैं उसी पे ही आ रही हूँ। अब ये हाँ जी। देखिए, जो माइंड सिम्टम्स इसमें आ रहे हैं हमारे, मैंने हाँ बहुत जी सारे मैम। ओसीडी पेशेंट्स देखे हैं कि ओसीडी जैसे ही आपका मीनोपॉज चले जाता है, आपकी ओसीडी रिकवर हो जाती है। क्यों हो ओके। जाती है? जब एस्ट्रोजन लेवल डाउन जा रहा होता है, वो ट्रिगर कर रहा है हमारे माइंड को, और जैसे ही वो यस खत्म मैम। हो गया, स्टेबल हो गया, तो हम भी स्टेबल हो जाते हैं। यस। अभी थोड़ा सा आप खुद में देखिएगा कि आपको बिफोर पीरियड्स इशू कुछ और आते होंगे, और यस जब मैम। हमारा ओवुलेशन टाइम होता है, तो हमारी मेंटल स्टेट लेडीज की अलग रहती है, और यस आफ्टर मैम। पीरियड हमारा मेंटल स्टेट एक डिफरेंट होता है। यस मैम। इसमें कोई वो नहीं है कि आप कहाँ से शुरू करेंगी, जो आपका कंफर्ट लेवल है आप वहीं से अपने मरीज को शुरू कीजिए। सिलेक्शन ऑफ रेमेडी के समय आपने ध्यान रखना है, वो मेंटल स्टेट प्लस हार्मोन उस रेमेडी में यस। हो तो बेहतर है। ठीक है। ऑल अच्छा, क्लियर एक, मैम। हाँ, एक डॉक्टर सोनी का एक और चीज का ध्यान रखना है, कई बार ना कोई मेंटल स्टेट ऐसी लेके आता है जिसमें हॉर्मोन्स का कोई लेना देना नहीं है, और वो रेमेडी हमारे पास ऐसी आ जाती है जिसमें हॉर्मोन्स का कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेंटल स्टेट या उसका फिजिकल स्टेट सेम होता है। चूज दैट रेमेडी, उसका वो ओके मैम। आउटर निकाल दीजिए एक बार, उसके बाद जो स्टेट आती है, देन डील विद दैट। या, और मैम सेकंड मेरा सवाल ये था, इफ द पेशेंट इज ऑन एचआरटी, ईस्ट्रोजन थेरेपी ले रहा है, एंड देन ही कम्स टू होम्योपैथी, मैम फिर कैसे डील करना है उसके सारे वो जो? ये ये सबसे डिफिकल्ट है होम्योपैथ्स के लिए, कि एक तो यस आप मैम, ये बहुत हर्बल थेरेपी, मुश्किल आती है मैम, बहुत इसका मुश्किल है, एक कैसे तो वो करें मैम? थेरेपी, हाँ, उसको थेरेपी को लेके आ रहे हैं, ये डील करना पड़ेगा मरीज की मर्जी के साथ, उनको बंद भी करनी पड़ेगी, वो ले क्यों रहे हैं, ये चीज जानना जरूरी है। तो अगर मैम तो ऑल ऑफ अ किसी, सडन स्टॉप कर सकते हैं कि टेपर करना होगा? टेपर करना। हाँ जी मैम। और सबसे बड़ा या। डॉक्टर सोनिका यहाँ पे ये देखना है बेटा जी, कि वो ली क्यों जा रही थी। अगर तो कोई डीप पैथोलॉजी की वजह से ली जा रही है, तो आपको वो चीज पे ध्यान रखना है कि वो पैथोलॉजी उसकी बढ़ ना जाए। और अगर सिर्फ वैसे ही है कि मेरे हॉर्मोन्स हेल्दी रहे, वो एक फन है, मुझे लगता नो, है ये मेरा। जस्ट फॉर मेनोपॉज कंट्रोल, जस्ट हाँ, फॉर तो गाइनी वो जैसे कहते हैं मैम। क्यों क्यों क्या क्या कंट्रोल करना है आपको उसमें? एक नेचुरल फिनोमिना एस्ट्रोजन है, लेवल। यस। एक नेचुरल फिनोमिना है, उसमें जाना ही है डाउन। आप उसके रिperकशंस को हम देखें, हम उसको हार्मोन दे के उसके वो बढ़ा रहे हैं, क्यों करना है, मुझे नहीं समझ आया ये। तो मैं तो वहां पे टेपर करके रिड्यूस करवाती हूँ, लेकिन मैं एक बार देखती जरूर हूँ कि इसकी वजह क्या थी। ठीक है। अंडरस्टूड मैम मैम, कई ले एवरीथिंग लेते हैं मैम क्लियर। मेडिसिन ऐसे ही कि डॉक्टर से पूछ के कि हमारे को प्रॉब्लम्स ना आए, ऑस्टियोपोरोसिस ना हो या हॉट फ्लैशेस ये ना हो, उस इसका वजह कोई से ले इलाज नहीं है। लेते हैं। जो चीज हाँ हमें जी। हो ही नहीं है, हम उसका एक ऑरा बना लेते हैं, ये मुझे हो सकता है। हम्म। अरे कैसे हो सकता है भाई, कोई कारण हो। मैंने एक केस देखा था, उन्होंने हार्मोनल मेडिसिन ली थी और उनके यहाँ पे सारा वो वाइट 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 लेगो टाइप हो गया था उनका, साइड इफेक्ट भी हुए थे उनको ऐसे उसी से, तो ये उसकी मेडिसिन इसका लेने कोई आए थे वो। कोई तोड़ नहीं है, उसका पीएल दीजिए, प्लेसिबो दे के बस चुप रहो। वो मेडिसिन बंद करवा दी थी हमने कि मेडिसिन बंद कर दो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो हाँ, फैमिली में ही केस हुआ था, इसीलिए वो हम लोग देखिए पीएल भी नहीं बहुत उनका सारे सर दवाइयाँ अपने बंद पास कर दो। मरीज आते हैं, मेरे को मेरी फैमिली में कैंसर है, मुझे कैंसर हो सकता है, मेरी फैमिली में ये कार्डियक इश्यूज बहुत है, तो मुझे हो सकता हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल। है ना, हो आते हैं बहुत सकता सारे। है कि, हाँ, क्या करोगे आप, आपने वही तो फाइंडिंग्स वहां पे करवा ली, माइंड काम नॉर्मल कर है, इट्स जाता ओके। है।
नहीं देखो, आप फाइंडिंग्स करवाइए सारी उसकी। हाँ जी। अगर वो ओके है देन इट्स ओके। अगर वहां पे फाइंडिंग्स में बस। कोई इशू आया है हाँ। इनिशियली तो उसको आप ध्यान दें बस। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। कोई और सवाल किसी का? नहीं। कोई है? हेलो। हाँ जी। नहीं, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੈਰੀडिटरी डिजीज। हेलो। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਰੀडिटरी डिजीज ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। हाँ जी, फिर? ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਨਾਲ। नहीं, आप ले लो, आपको लेना है। वो तो लेंगे, मैं बोल रहा हूँ कि वो सिम्टम भी तो आ सकता है। हाँ जी, मैं कह रही हूँ प्रैक्टिस का तरीका है सर जी। अगर आपका प्रैक्टिस का तरीका वो है, मैं पैथोलॉजिकल केसेस देखती हूँ, है तो ना। ठीक है, बात तेरी। मेरा तरीका ही वो है कि मुझे वो देखना है कि हाँ फाइंडिंग्स में क्या आया। अगर वो लगता है मेरे को कोई मरीज का कुछ ये है, वो मेरे लगने से, मेरे सोचने से केस नहीं बदलता। मुझे लग रहा है कि हाँ नहीं मुझे ये हो जाएगा, लग रहा है फाइंडिंग्स ओके आई हैं, इट्स ओके। वो मैं समझा के ही कोशिश करती हूँ कि मेरा मरीज ठीक हो, कि हाँ उसको एक बार समझाया जा सकता है लॉजिकली कि भैया ऐसे नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपकी फैमिली में कुछ लोग नॉर्मल भी तो है ना जिनको नहीं आया कार्डियक अरेस्ट। हो सकता है हमारी गिनती उसमें हो। हम वो क्यों नहीं सोचते कि हमारी गिनती उसमें होगी। हमारे को फिजिकली साइकोलॉजिकली सारा कुछ ही देखना पड़ता है पेशेंट का। हाँ नहीं देखो, तरीका अपना अपना है सरन। अब मैंने हाँ माइंड जी। वालों को देखा, वो लेते हैं और उनके केसेस ठीक भी होते हैं, बिल्कुल हाँ जी। है ना। उनका भी तो एक नजरिया है। बिल्कुल हाँ जी। डॉक्टर नीलम को देखिए, कितने केसेस ठीक होते हैं पैथोलॉजी वाले उनके। लेकिन बिल्कुल उनका वे बिल्कुल। ऑफ पिकिंग जो है ना वो अलग है मेरे से। हाँ जी। वो समझा सकती हैं इस चीज को। मेरा तरीका अलग है, तो मेरे लिए वो मैं मेरे को लगता है कि भैया जब है ही नहीं ऑन पेपर कुछ तो मैं क्या करूं, हाँ जी। है ना। हम्म। मेरे लिए वो इशू आएगा, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ आप सबके तरीके हमारे अलग हैं। तरीका वो कीजिए जो आपको समझ आता है, जिसमें आपको ट्रस्ट हो, लेकिन समझिए जरूर दूसरे का तरीका भी। आंख मूंद बिल्कुल हाँ लेना जी। अपने दाएं बाएं से वो अलग बात हम्म। है ना। हाँ जी। किसी और का सवाल? हाँ जी संजय, हो गया जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हो गया। ओके ऑडियंस, हमारा पूरा महीना जूम चलेगा। मैं दोबारा अनाउंस कर रही हूँ, डेयर पे काफी अच्छे आने वाले हैं डॉक्टर्स, तो सबके टॉपिक्स अलग रहेंगे, विजन अलग रहेंगे, सबकी स्टेटमेंट, सबके मतलब हमारा मंजिल एक है सबकी, लेकिन सबके वेज अलग है, क्लिनिकल वेज। तो आप एक बार ध्यान जरूर दीजिए, सुनिएगा, समझिएगा, अडॉप्ट अपनी मर्जी से कीजिएगा, जो आपको पसंद आए, जो आपको समझ आए, वही अपनी क्लिनिक में एक्सप्रेस करना। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।